कहानी शुरू होती है एक लड़के हिबिकी से जो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह में भाग रहा होता है। उसके पीछे एक हॉर्न्ड रैबिट पड़ा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया या ये उसके पीछे क्या चीज लगी हुई है। सब कुछ उसे एकदम अचानक और अजीब लगता है। वो खुद से सोचता है कि ये कैसा क्रीचर है। तभी अचानक उसे एक हल्की सी फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उस क्रीचर को पहचान कर बताती है कि ये लेवल 1 हॉर्न्ड रैबिट है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ये आवाज क्या है, लेकिन डर के मारे वो उससे कहता है कि कहीं मत जाना। तभी वो रैबिट अचानक उस पर छलांग लगाता है, लेकिन हिबिकी किसी तरह बच जाता है और उल्टा उसी के ऊपर गिरकर उसे कुचल देता है, जिससे वो मर जाता है। उधर दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक एल्फ गर्ल पेड़ों के बीच से गुजर रही होती है। तभी एक अननोन मेल वॉइस उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है कि ईस्ट की तरफ बढ़ती रहो, क्योंकि वहां उसके लिए कुछ बहुत कीमती इंतजार कर रहा है। इधर हिबिकी हॉर्न्ड रैबिट से बचकर थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि वो कहाँ है या वो आवाज क्या थी। ऊपर से जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता, जिससे किसी को कॉल करने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो खुद को समझाता है कि वो आवाज असली नहीं थी, बस उसका वहम था। उसे हल्की भूख लगती है और वो सोचता है कि हॉर्न्ड रैबिट को खा ले, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो खाने के लिए सेफ है या नहीं। तभी वो आवाज फिर से बोलती है और बताती है कि हॉर्न्ड रैबिट एक्चुअली एक बढ़िया डेलिकेसी है जो स्ट्यू में बहुत टेस्टी लगता है। ये सुनकर हिबिकी सोचता है कि अभी के लिए इसे साथ ले जाना ही सही रहेगा, भले ही उसे ये आइडिया थोड़ा गंदा लगे। अब वो उस अजीब आवाज के बारे में सोचने लगता है और नोटिस करता है कि वो तभी बोलती है जब वो कुछ पूछता है। तो वो टेस्ट करने के लिए रैंडम चीजों के बारे में पूछने लगता है, जैसे उसका बैकपैक, और आवाज जवाब देती है कि ये एक बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और हर बार आवाज उसे क्लियर और एक्यूरेट जवाब देती है। ये देखकर हिबिकी सोचता है कि क्या ये आवाज उसके बारे में भी बता सकती है। तो वो पूछता है और अचानक उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं। वो ध्यान से देखता है, उसका नाम और एज सब सही होता है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब उसमें उसका जॉब अप्रेजर प्रोविजनल लिखा होता है, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि अभी तक वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ही जी रहा था। फिर वो आवाज से पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को ये बात बिल्कुल फेयर नहीं लगती, लेकिन उसका मूड थोड़ा बेहतर तब होता है जब वो देखता है कि उसके पास सीखने के लिए कितनी सारी स्किल्स हैं। उसे एक्सपर्ट स्किल इंटरेस्टिंग लगती है और वो तुरंत उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो सोचता है कि ट्यूटोरियल शुरू करना आसान रहेगा, लेकिन आवाज कहती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है। हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल ट्राई करता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि ये असली मैप नहीं है, बल्कि बस वो रास्ता दिखा रहा है जो वो पहले ही चल चुका है। तभी उसे समझ आता है कि वो पूरे टाइम गोल गोल घूम रहा था। ये समझने के बाद वो उसी को गाइड की तरह यूज करता है और आगे बढ़ता रहता है। शाम होते होते उसे नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो थोड़ा जल्दी करता है और सीधे रोड पर मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही हिबिकी उठकर बैठता है, वो अजीब सी वॉइस अनाउंस करती है कि उसने अभी अभी कास्ट अवे इन एन आई स्काई नाम का टाइटल ऑन किया है। हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक कहीं से एक मैजिक एरो आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में गिरा देता है। हिबिकी शॉक में इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि पास की एक चट्टान पर खड़ी एक एल्फ गर्ल ने ये किया है। उससे बात करने से ठीक पहले वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है ताकि वो इस दुनिया की भाषा समझ और बोल सके। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और वो अपना नाम इमालिया बताती है। हिबिकी उसके कान देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल एल्फ जैसी लग रही है, तो वो कैजुअली बोल देता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया, लेकिन इमालिया को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। फिर वो पूछती है कि वो मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था, और हिबिकी बस इतना कहता है कि वो अचानक ही वहां आ गया, जिसे सुनकर इमिलिया हैरान रह जाती है। तभी वॉइस इमिलिया का फुल अप्रेजल करती है और हिबिकी ये जानकर दंग रह जाता है कि वो सच में एक रियल एल्फ है। और जब वो उसके स्टैट्स देखता है तो उसे और भी शॉक लगता है कि उसकी उम्र एक्चुअली 56 साल है। इमिलिया उसे समझाती है कि मेज ईटर ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो खुले मैदान का रूप ले लेता है। ये सीधे अटैक नहीं करता, बल्कि लोगों को भटकने देता है, और जब वो थक जाते हैं तब उन्हें खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी को समझ आता है कि वो कितना करीब था मरने के। इमिलिया फिर उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से काफी अच्छा हैंडल किया, क्योंकि वो सोच रही थी कि हिबिकी करीब 10 साल का है। लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वो 16 का है, तो वो तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी उम्र का कोई इतना छोटा दिख सकता है।
थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों कैंप लगाते हैं, जहां हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र में ही इंसान अडल्ट माना जाता है। डिनर में वो हॉर्न रैबिट खा लेते हैं और फिर हिबिकी एमिलिया से पूछता है कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ये सुनकर एमिलिया इतनी शॉक हो जाती है कि अपनी चाय सीधा उसके चेहरे पर उगल देती है। फिर वो माफी मांगते हुए उसका चेहरा साफ करती है और बताती है कि वो हब्रास्टिया किंगडम में है। हिबिकी कहता है कि उसे कैसे पता होगा, वो तो जापान से आया है। लेकिन एमिलिया ने कभी जापान का नाम भी नहीं सुना होता, जिससे हिबिकी को कंफर्म हो जाता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। एमिलिया सोचती है कि वो अपने घर से इतना दूर आकर अकेला महसूस कर रहा होगा, तो वो उसे बोलती है कि वो उसे कल सिटी ले जाएगी और हिबिकी ये सुनकर थैंकफुल हो जाता है। जब हिबिकी सो जाता है, एमिलिया उसे देखती रहती है और सोचती है कि शायद वही वो प्रेशियस चीज है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था, और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। हिबिकी अपने पास्ट लाइफ का सपना देखने लगता है, जहां वो अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों अमीन, क्योयुको और टेकी के साथ एक डाइनर में बैठा होता है, जहां अमीन काम करता है। ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे, भले वो हमेशा उसकी हाइट का मजाक उड़ाते रहते थे। फिर उसका सपना बदलता है और उसे याद आता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। समर ब्रेक से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। वो क्लास में जाने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वो यहाँ पहुंच गया। सपना टूटता है, वो उठता है और अपना फोन चेक करता है, ये सोचते हुए कि उसके दोस्त अभी कितने परेशान हो रहे होंगे। फिर हिबिकी आसमान की तरफ देखता है और उसे ऊपर कुछ हरे रंग की ग्लोइंग शेप्स तैरती हुई दिखाई देती है। वॉइस उन्हें चेक करके बताती है कि ये एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर है जो अमीलिया ने एरिया को सेफ रखने के लिए लगाया है। ये सुनकर हिबिकी मान लेता है कि इस दुनिया में मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है और वो वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। फिर वो अपनी सिचुएशन समझने के लिए वॉइस से पूछता है कि अप्रेजर प्रोविजनल होने का मतलब क्या है। वॉइस समझाती है कि ये एक जॉब है जो उसे गॉड ने असाइन की है, जिसकी रेयरिटी रैंक बी है, और इसके साथ उसे अप्रेजल एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी टारगेट की एबिलिटीज और ट्रेड्स जान सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं होती, इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिबिकी अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि अभी सो जाना ही बेहतर है। अगली सुबह अमीलिया उठती है और सोचती है कि उसने कैसे कल हिबिकी को बचाया और उसके साथ रात बिताई। तभी थोड़ी देर बाद हिबिकी भी उठ जाता है और दोनों लोवेल नाम के पास की टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल से गुजरते हुए अमीलिया उसे बताती है कि वहां पहुंचने में करीब 1.5 दिन लगेंगे और रास्ते में मॉन्स्टर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे सेफ रखेगी। वो हैरान होती है कि हिबिकी मॉन्स्टर्स को सेंस कर पा रहा है और हिबिकी बताता है कि ये सब उसके वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। ये सुनकर अमीलिया चौंक जाती है क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल की रेयरिटी AAA है, लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वो अप्रेजर प्रोविजनल है तो वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होती और उसे मजाक जैसा लेती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वर्ल्ड मैप स्किल इतना खास क्यों है, क्योंकि उसके हिसाब से ये बस वही दिखाता है कि वो कहाँ जा चुका है और आसपास कोई मॉन्स्टर है या नहीं। लेकिन अमीलिया हैरान रह जाती है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये स्किल सर्वाइवल के लिए कितनी यूजफुल है। तभी हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि आसपास कोई खतरा है क्या, तो उसे पता चलता है कि पास में एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। ये सुनते ही अमीलिया एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये रैबिट बहुत रेयर होता है और इसे बेचकर 200 गोल्ड कॉइन्स तक मिल सकते हैं। वो तुरंत हिबिकी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे सीधे वहां ले चले। दोनों दूर से उस रैबिट को ट्रैक करते हैं और अमीलिया अपनी मैजिक से उनकी आवाज और स्मेल छुपा देती है ताकि रैबिट उन्हें डिटेक्ट न कर सके। हिबिकी ये देखकर काफी इंप्रेस्ड होता है और अमीलिया को अमेजिंग कहता है, लेकिन अमीलिया उल्टा उसे अमेजिंग बताती है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है और कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे पाकर लकी महसूस करेगी। क्योंकि अप्रेजल एक नॉन कॉम्बैट जॉब है, तो अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता तो वो पीछे रहकर सपोर्ट देता और बाकी लोग फ्रंट लाइन पर लड़ते। अमीलिया खुद हिबिकी के साथ पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने स्किल्स दिखाएगी ताकि हिबिकी खुद उसे इन्वाइट करे। वो अपना बो उठाती है और निशाना लगाने लगती है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास एरो ही नहीं है। तब अमीलिया बताती है कि उसकी जॉब स्पिरिट आर्चर है, यानी वो हवा से एरोज बना सकती है। वो एक स्पिरिट एरो बनाकर रैबिट पर चलाती है, लेकिन रैबिट आखिरी पल में डॉज कर देता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। अमीलिया सोचती है कि अब उसे पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसके पास एस्केप स्किल है जिससे वो तेजी से अटैक्स डॉज कर सकता है। लेकिन जैसे ही हिबिकी को पता चलता है कि अटैक करते समय वो अपनी स्किल्स यूज नहीं कर सकता, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वो रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो अमीलिया को साफ शॉट मिल सकता है। अमीलिया को यह प्लान थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन हिबिकी उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि उसने अप्रेजल में देखा है कि ये रैबिट ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जब वो रैबिट खुले में आता है तभी अचानक उसके सामने जमीन से एक पत्थर की दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उसी वक्त उसकी नजर हिबिकी पर पड़ती है जो एक पत्थर पर लेटा हुआ होता है, और वो बिना सोचे समझे उसी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, अमीलिया परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना निशाना सेट करती है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर देती है।
एमिलिया खुद हैरान रह जाती है कि ये प्लान सच में काम कर गया, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ स्टोन वॉल्स बनाकर उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे और उसे सीधा हिबिकी की तरफ जाता है। लेकिन इसका ये भी मतलब था कि रैबिट ने हिबिकी को बिल्कुल हार्मलेस समझ लिया था। तभी वो इस हिबिकी को बताती है कि उसके स्किल्स लेवल अप हो गए हैं, जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फाइनल हिट तो एमिलिया ने किया था। एमिलिया उसे समझाती है कि उसने पूरे टाइम अप्रेजल स्किल का यूज किया, स्ट्रैटेजी बनाई और खुद को बेट के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए उसका भी बराबर कंट्रीब्यूशन था और उसे लेवल अप मिलना ही था। इसी बीच स्वर्ग में वो गॉड जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था, उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि ये अभी सिर्फ ट्यूटोरियल है, असली सफर तो अभी बहुत लंबा बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एडवेंचरर गिल्ड में, जहां आइविल नाम की एक लड़की अभी अभी एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है, लेकिन आइविल बोलती है कि उसने अपनी पहली क्वेस्ट पहले ही चुन ली है, वो किसी बहुत खास चीज की तलाश में जा रही है। इस बीच हिबिकी और एमेलिया रॉयल टाउन पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही एमेलिया तुरंत हिबिकी के ऊपर एक क्लोक डाल देती है, क्योंकि उसके कपड़े इतने अलग दिख रहे होते हैं कि लोग बेवजह घूरने लगते हैं और वो अनवांटेड अटेंशन बिल्कुल नहीं चाहती। वो सोचती है कि क्रिस्टल रैबिट का हॉर्न बेचने के बाद पैसे मिल जाएंगे तो हिबिकी के लिए प्रॉपर कपड़े खरीद लेगी। एमेलिया अंदाजा लगाती है कि उन्हें करीब 200 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं, जो आर्मर और नए वेपन्स लेने के लिए भी काफी होंगे। हिबिकी को पता ही नहीं होता कि गोल्ड कॉइन की वैल्यू क्या है, तो वो अपना स्टेटस चेक करता है और उसमें दिखता है कि ये गोल्ड कॉइन लगभग 10,000 येन के बराबर है। ये सुनकर वो सच में चौंक जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। एमेलिया उसे चिंतित होकर देखती है और कहती है कि सिटी में रहते हुए उसे इतना क्लूलेस बिहेव करना बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे लोगों का फायदा उठाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन उसकी ये बात सुनकर हिबिकी को और भी यकीन हो जाता है कि एमेलिया के शायद कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद एमेलिया उसे एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है और अंदर मौजूद एडवेंचरर्स उन्हें देखते ही मजाक में मान लेते हैं कि एमेलिया ने बेबी सिटिंग जॉब पकड़ ली है। एमेलिया तुरंत बोलती है कि दिखने में चाहे ऐसा लगे, लेकिन हिबिकी असल में अडल्ट है और रजिस्टर्ड भी है। उस ग्रुप का लीडर सबको कहता है कि नए आदमी को तंग करना बंद करो और बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर एमेलिया हिबिकी को बताती है कि उनकी पार्टी का नाम द सिल्वर बैनर है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट जूल के पास जाते हैं। एमेलिया बताती है कि उनके पास बेचने के लिए आइटम है और उनसे एक रूम तैयार करने को कहती है। वहीं हिबिकी जूल के कैट ईयर्स को घूरता ही रह जाता है। उसे समझ आता है कि वो शायद बीस्ट फोक है और वो पूरी तरह फैसिनेटेड हो जाता है। फिर सब गिल्ड मास्टर से मिलने बैठते हैं और जैसे ही हिबिकी उसे देखता है, वो उसकी जबरदस्त मस्कुलर बॉडी देखकर दंग रह जाता है। गिल्ड मास्टर अचानक नाटकीय अंदाज में अपनी शर्ट फाड़ देता है और खुद को डेलियार्ड बताता है। हिबिकी को उसके मसल्स पर इतना एक्साइटेड होते देख एमेलिया की पेशेंस खत्म होने लगती है, तो वो दोनों पर आइस कोल्ड पानी का ब्लास्ट मार देती है, जिससे दोनों तुरंत होश में आ जाते हैं। इसके बाद सब बैठते हैं और जूल खुद को रिसेप्शनिस्ट और वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। फिर एमेलिया से पूछती है कि वो क्या बेचना चाहती है। एमेलिया क्रिस्टल हॉर्न सामने रख देती है और डेलियार्ड उसे देखकर क्लियरली इंप्रेस्ड होता है। वो कहता है कि ये 3 साल पहले वाले से भी बड़ा है। थोड़ा सोचने के बाद वो 400 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देता है। ये सुनकर हिबिकी खुश हो जाता है, क्योंकि ये एमेलिया के अंदाजे से 2 गुना है। लेकिन उसके पूरी तरह चौंकने के लिए एमेलिया कहती है कि वो 800 गोल्ड कॉइन से कम कुछ नहीं लेगी, क्योंकि 3 साल पहले जो हॉर्न उन्होंने बेचा था वो 200 गोल्ड कॉइन्स में गया था और ये वाला उससे 3 गुना बड़ा है। दोनों कुछ देर तक प्राइस को लेकर आगे पीछे करते रहते हैं और आखिरकार डेलियार्ड मजबूरी में 700 गोल्ड कॉइन्स पर मान जाता है, जिससे एमेलिया खुश हो जाती है। लेकिन तभी जूल का मूड अचानक बदल जाता है और वो काम रहते हुए भी डराने वाला प्रेशर डालते हुए डेलियार्ड को याद दिलाती है कि उसने जो प्राइस माना है वो गिल्ड के बजट से काफ़ी ऊपर है, इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट सीधे उसकी सैलरी से काट लेगी। ये सुनकर डेलियार्ड का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बाद में हिबिकी अकेला गिल्ड में बैठा होता है, तभी उसका स्टेटस सपोर्ट बताता है कि उसकी ट्यूटोरियल्स के लेवल अप होने की कंडीशंस पूरी हो गई हैं। हिबिकी को अभी तक समझ ही नहीं आता कि ट्यूटोरियल है क्या, तो स्टेटस सपोर्ट डेफिनेशन खोलकर बताता है कि ये स्किल उन लोगों को मिलती है जिनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं और इसके जरिए उन्हें गॉड से गाइडेंस मिलती है, ताकि वो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स सीख सकें। ये सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि अब तक वो जितना भी बचा है सब गॉड की वजह से है और वो मन ही मन उन्हें थैंक्स बोलता है। तभी एक आवाज़ जवाब देती है कि थैंक्स अप्रिशिएट किए गए। हिबिकी को लगता है वो इमेजिनेशन है, लेकिन गॉड सीधे उसके दिमाग में बात करते हुए बताते हैं कि वही उसे इस दुनिया में लाए थे। हिबिकी हैरान हो जाता है कि वो उनसे ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और गॉड बताते हैं कि ये हमेशा नहीं हो सकता, बस कभी कभी ही होता है। वो कहते हैं कि अब आगे सब कुछ हिबिकी के हाथ में है, वो कैसे जीता है और कैसे सर्वाइव करता है, और इतना कहकर गुड बाय बोल देते हैं। हिबिकी जल्दी जल्दी ढेर सारे सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। स्टेटस सपोर्ट फिर बताता है कि लेवल बढ़ने के बाद गाइड द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट अब खत्म होने वाली है। हिबिकी सोचता है गाइड कौन है, तभी एमेलिया उसके पास आकर उसे बुलाती है।
उसी समय मैट्रे हिमालय को एक लेटर देती है और बताती है कि उसे डेजिग्नेटेड रिक्वेस्ट मिली है। हिमालय पढ़कर हिबिकी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे तुरंत टाउन छोड़ना होगा और इस बार भी वो उसे साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि ये रिक्वेस्ट उसके होम टाउन से आई है और वो इसे मना नहीं कर सकती। ये सुनते ही हिबिकी समझ जाता है कि गाइड असल में हिमालय ही थी। इसी दौरान हाइवल एक डंजन के अंदर गहराई में उसी चीज को ढूंढ रही होती है जिसे वो लंबे समय से तलाश रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। अचानक उसे अंदाजा होता है कि वो कहाँ हो सकती है और वो तुरंत उस दिशा में बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हिमालय चुपचाप सोच रही होती है कि हिबिकी अकेले ठीक रहेगा या नहीं, और हिबिकी उसे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो एडवेंचरर बनने का प्लान कर रहा है। उसे पता चला है कि नॉन कॉम्बिटेंट्स के लिए भी क्वेस्ट्स होती हैं और वो इस आइडिया से जेन्युइनली एक्साइटेड है। हिबिकी ये भी मानता है कि हिमालय ने उसके लिए अब तक बहुत कुछ किया है और वो उस पर और बर्डन नहीं बनना चाहता। आखिर अलग होने का समय आता है तो हिमालय उसे बताती है कि वो उसी इन में रह सकता है जहां वो ठहरी हुई थी। फिर मैप उसके हाथ में देकर निकलने लगती है। जाने से पहले हिबिकी कहता है कि वो क्लोक वापस करना चाहता है, लेकिन हिमालय कहती है कि इसकी चिंता मत करो, इसे पार्टिंग गिफ्ट समझ लो। तभी हिबिकी कहता है कि अभी शायद उसे इसकी उससे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी शर्ट का बटन अभी अभी टूट गया है। हिमालय शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो सीधे एवर से टकरा जाती है और तुरंत माफी मांगती है। तभी पास खड़ा एक नाइट पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है और हिमालय जवाब देती है कि उसे अचानक शॉर्ट नोटिस पर अपने घर वापस जाना है। अमालिया आइवल को उठने में मदद करती है और आइवल पूछती है क्या उसका होम टाउन एल्फ काउंटी यानी फेयर नोट किंगडम है। अमालिया हाँ में जवाब देती है तो आइवल मुस्कुराकर कहती है कि ये तो कोइंसिडेंस है क्योंकि वो भी वहीं जा रही है। दूसरी तरफ अमालिया के जाने के बाद से हिबिकी ज्यादातर समय बस सोते हुए ही बिता रहा है। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी है और अभी तक उसे अपने पुराने वर्ल्ड में वापस जाने का कोई तरीका नहीं मिला। ऊपर से गॉड भी पिछली बातचीत के बाद से उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जिससे वो सच में सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया था। तभी अचानक इन चलाने वाली तानिया उसके कमरे में आती है और कहती है कि वो उसके लिए वरीड थी क्योंकि वो आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए नीचे नहीं आया। हिबिकी कहता है कि वो ठीक है। ये सुनकर वो राहत की सांस लेती है और बताती है कि डिनर जल्दी तैयार होने वाला है। हिबिकी कहता है वो अभी आता है। उसके जाने के बाद हिबिकी पर प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे हैं वो हॉर्न बेचने से मिले थे, यानी जल्द ही उसे कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अपने स्टैट्स देखकर वो सोचने लगता है कि वो आखिर किस काम का है। स्टेटस सपोर्ट उसके नंबर्स दिखाती है और वो खास अच्छे नहीं होते, इसलिए स्टेटस उसे सोलो कॉम्बैट से दूर रहने की सलाह देती है। हालांकि वो ये भी बताता है कि उसने कुछ टेक्निकल स्किल्स हासिल की हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक शामिल हैं। हिबिकी को मेडिकल बुक इंटरेस्टिंग लगती है तो स्टेटस बताता है कि वो इसके पेजेस पढ़कर नॉलेज अब्सॉर्ब कर सकता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर हायर लेवल चाहिए तो उसे हर पेज पढ़ना होगा और शुरू करने के बाद बीच में रुक नहीं सकता। हिबिकी पहले थोड़ा चौंकता है लेकिन फिर भी इसे शुरू करने का फैसला करता है। जैसे ही वो मेडिकल बुक पढ़ना शुरू करता है अचानक ढेर सारी नॉलेज एक साथ उसके दिमाग में भरने लगती है, जिससे वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। इसी दौरान आइविल और अमालिया एल्फ काउंटी की तरफ बढ़ते रहते हैं और अमालिया बताती है कि वो बार बार हिबिकी के बारे में सोच रही है और उसे लेकर वरिड है कि वो ठीक रहेगा या नहीं। आइविल मजाक में मान लेती है कि शायद उसे उससे फीलिंग्स हो गई हैं, लेकिन अमालिया तुरंत मना कर देती है। कहती है कि वो अभी अभी उससे मिली है और वो उससे लगभग 40 साल छोटा है। तभी आगे खड़ी एक मेड अमालिया को आवाज देती है और उसे देखते ही अमालिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है। अमालिया बताती है कि ये स्टेलिया है, उनकी चीफ मेड। फिर अमालिया स्टेलिया से आइविल का परिचय कराती है और आइविल एक्साइटेड होकर अमालिया से पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट करती है। अमालिया अपनी पहली पार्टी रिक्वेस्ट सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन स्टेलिया का चेहरा देखकर लगता है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद आखिरकार हिबिकी मेडिकल बुक की पूरी नॉलेज अब्सॉर्ब कर लेता है। वो पूरी तरह थका हुआ दिखता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे शॉपिंग भी करनी है, इसलिए वो आर्मर लेने के लिए आर्मरी की तरफ निकल पड़ता है। बाहर निकलकर हिबिकी एक पल रुकता है और मानता है कि मेडिकल बुक की सारी नॉलेज एब्जॉर्ब करना सच में बेहद मुश्किल था। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में स्किल सीखना आसान नहीं है और हर स्किल को सीखने का तरीका अलग अलग होता है। वो ये भी महसूस करता है कि स्टेटस सपोर्ट के बिना वो पूरी तरह खो गया होता, इसलिए वो तय करता है कि अब वो उसे सिर्फ स्टेटस नहीं बुलाएगा और उसे सोपो नाम देता है क्योंकि ये बोलने में आसान है। जब वो काम ढूंढने गिल्ड पहुंचता है तभी एक बुरी तरह घायल एडवेंचरर को अंदर लाया जाता है और हिबिकी ध्यान से देखता है तो पहचानता है कि ये वही आदमी है जिससे वो पहले मिला था। उसका साथी घबराकर चिल्लाता है कि उसे सिल्वर रूबी वुल्फ ने बुरी तरह घायल कर दिया है और डेलियार्ड ही ब्लीडिंग रोक सकता है, लेकिन तभी वो खुद लड़खड़ाता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे घायल आदमी की टांग से खून फिर से तेजी से बहने लगता है। जूल बताती है कि डेलियार्ड अभी टाउन में नहीं है, लेकिन वो किसी और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके साथी कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कर सकते थे सब कर लिया, अब शायद कुछ काम नहीं आएगा। हिबी की हालात देखकर समझ जाता है कि ब्लीडिंग तुरंत रोकनी होगी। उसे याद आता है कि उसने मेडिकल बुक की नॉलेज ली है, इसलिए शायद वो कुछ कर सकता है। वो आगे बढ़कर कहता है कि उसे देखने दें क्योंकि उसके पास मेडिकल स्किल है। सॉपो जल्दी से जांच करती है और बताती है कि उस आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वो डेथ पॉइजन से इन्फेक्टेड है और उसके 2 लिम्स जा चुके हैं, इसलिए इलाज के लिए हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों टेक्निक्स चाहिए। हिबिकी सोचता है ये आसान होगा, लेकिन तुरंत समस्या सामने आती है। पूरे ट्रीटमेंट के लिए 650 मैना पॉइंट्स चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ 56 है। उसे समझ आता है कि नॉलेज होने का कोई मतलब नहीं अगर उसके पास माना ही नहीं है। तो वो सोचने लगता है क्या करे। तभी सॉपो सुझाव देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करे, जिससे आसपास के लोग एग्रीमेंट करके अपना माना हिबिकी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आसपास मौजूद सभी लोग बिना झिझक कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं और अपना माना उसे देने लगते हैं। माना मिलने के बाद हिबिकी पहले हाइपर क्योर इस्तेमाल करता है, जिससे पॉइजन पूरी तरह शरीर से निकल जाता है। फिर परफेक्ट हील करता है और चमकदार नीली रोशनी की बीम निकलती है। कुछ ही पलों बाद एडवेंचरर जमीन पर लेटा होता है और उसके दोनों लिम्स पूरी तरह रिस्टोर हो चुके होते हैं। हिबिकी राहत की सांस लेता है कि वो सफल हो गया, लेकिन तुरंत बात खुद गिर पड़ता है। बेहोशी में उसे अपनी पुरानी दोस्त अमाने दिखाई देती है, जो उसे कह रही होती है कि बिना सोचे समझे दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी है, खासकर तब जब कोई साफ गोल या रिवॉर्ड भी नहीं है। वो उसे समझाती है कि हर बार कोई उसे बचाने के लिए आसपास होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसे अब ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी हिबिकी झटके से होश में आता है और सॉपो बताती है कि उसके स्किल्स और लेवल्स काफी बढ़ गए हैं। जूल उसके पास आती है और उसे पहले वाले आदमी को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि वो असल में उसका छोटा भाई जेड है। हिबिकी हैरान हो जाता है क्योंकि जेड ह्यूमन है और वो नहीं, तो जूल समझाती है कि उनकी मदर्स अलग अलग हैं। ये बात छोड़कर हिबिकी कहता है कि उसे थैंक्स मत दो, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि आसपास के लोगों ने अपना माना उसे दिया था। जूल मानती है कि ये सही है, लेकिन ये भी कहती है कि अगर हिबिकी वहां नहीं होता तो जेड मर जाता, इसलिए वो दिल से उससे ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करने को कहती है। इसके बाद जूल बताती है कि उसने इस पूरे इंसिडेंट पर गैग ऑर्डर लगा दिया है, क्योंकि हिबिकी का हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों इस्तेमाल कर पाना पूरी तरह अनहर्ड है, और अगर ये बात फैल गई तो कोई ना कोई उसे प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। इसलिए जूल सुझाव देती है कि हिबिकी किसी पार्टी में शामिल होने पर विचार करे, क्योंकि फ्रेंडली कॉम्बैटेंट्स के साथ रहना उसके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। हिबिकी कुछ देर सोचता है, लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होता, क्योंकि उसे नहीं पता वो इस सिटी में कितने समय तक रहेगा और वो किसी और पर ये बर्डन नहीं डालना चाहता। वो मानता है कि भरोसा करने के लिए लोग होना अच्छा होगा, लेकिन उसे डाउट है कि ये काम करेगा क्योंकि वो नॉन कम्बैटेंट है। तब जूल उसे दूसरा ऑप्शन बताती है कि वो सिंपली एक बॉडीगार्ड हायर कर सकता है। सीन बदलता है और एक सेल के अंदर एक वुल्फ मैन एक छोटी लड़की के पास बैठा होता है और वो ऐलान करता है कि जो भी उस पर हाथ डालने की कोशिश करेगा वो उसे चीर के रख देगा। यही था सेकंड एपिसोड। अगले पार्ट को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर दिख रहा नेक्स्ट वीडियो अभी देखो।